अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के तनाजुर में सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। ऑपोजिशन जमाती हुकूमत को हर घंटे एक नया सरप्राइज दे रही है, जबकि आज वजीर आजम ने सहाफियों से मुलाकात के दौरान जहां अपने एतमाद का इजहार किया है, वहीं दावा किया है कि अदम एतमाद पर वोटिंग के दौरान 1 लाख से जायद अफराद पार्लियामेंट हाउस के सामने जमा होंगे। जबकि आज ही आला अस्करी क़यादत ने भी वजीर आजम इमरान खान से वजीर आजम हाउस में मुलाकात की है, जिसके बाद वजीर आजम का कौम से खिताब भी मनसूख कर दिया गया। जो स्केजुअल था उसको कैंसिल किया गया। इस खिताब में वजीर आजम ने बड़ा ऐलान भी करना था। ऑपोजिशन जमातें जमहूरी और आईनी अंदाज में हुकूमत को हटाना चाह रही है, जबकि हुकूमत एक बार फिर तसादुम की जानिब बढ़ना चाह रही है। उधर आज ऑपोजिशन ने हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज भी दिया है। हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात MQM की राब्ता कमेटी ने ऑपोजिशन से तय पाने वाले मुआहदे की तौसीक करते हुए हुकूमत से राहें जुदा करने का फैसला किया। उधर सिंध हाउस में ऑपोजिशन कायदीन का इजलास जारी है, जिसमें PTI के 22 मुनहरिफ अरकान शरीक हैं। इजलास में आमिर लियाकत, ये तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, आमिर लियाकत हैं। फवाद चौधरी के अजीज फरूख अल्ताफ भी इसी इजलास में मौजूद है, यानी फवाद चौधरी की फैमिली के लोग भी इस इजलास में हैं, जबकि रमेश कुमार और बासित बुखारी भी इजलास का हिस्सा हैं। इजलास में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत जारी है। हुकूमती इत्तेहादी MQM की जानिब से ऑपोजिशन की हिमायत के बाद वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने कौमी असम्बली में अक्सरियत खो दी है। हुकूमत के कौमी असम्बली में नंबर 164 रह गए हैं, जबकि मुत्तहिदा ऑपोजिशन के नंबर 177 तक जा पहुंचे हैं। ऑफिशियली 177 है, लेकिन बताया जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड के इससे कहीं ज्यादा है। हुकूमत नंबर गेम बरकरार रखने में नाकाम हो गई और अब ऑपोजिशन जमातों की जानिब से वजीर आजम इस्तीफा देने का मुतालिबा किया जा रहा है। अवाम का मुकदमा है जो आज ये मुतहदा ऑपोजिशन और उनके साथ ऐलान किया है। इसके बाद मैं समझता हूँ कि जमहूर का तरीका ये है, प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, इस्तीफा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। वजीर आजम साहब पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वजीर आजम नहीं रहा, या इस्तीफा देना है, कल ही वोटिंग रखते हैं और इस मामला को सेटल करते हैं। 3.5 पौने 4 साल पहले जिस ड्रामे का आगाज हुआ था उसका ड्रॉप सीन हो गया। हमारी तादाद इस वक्त 175 की है। इत्तेहादियों की जानिब से राहें जुदा होने के बाद अब वजीर आजम सिर्फ उसी सूरत में अपनी हुकूमत बचा सकते हैं कि वो MQM या फिर बाप बलोचिस्तान अवामी पार्टी को हुकूमत में वापसी पर कायल कर लें, या ऑपोजिशन और उसके इत्तेहादी अरकान को कायल कर लें कि वो तहरीक अदम एतमाद में उनके खिलाफ वोट ना दें। तहम इस सूरत में इन अरकान पर भी आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई हो सकती है और उन्हें अपनी नशिस्तों से हाथ धोने पड़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या MQM इत्तेहाद में वापस, इसका जवाब भी यकीनन ना ही है, क्योंकि ऑपोजिशन और MQM के दरमियान तहरीरी मुआहदा हुआ है, जिसके ज़ामिन शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान है। मुआहदे के अहम नकात के मुताबिक सिंध हुकूमत बल्दियाती कवानीन में तरमीम वापस लेगी। अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल जुमे हफ्ते तक कराची और हैदराबाद में MQM के एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री कर दी जाएगी। फौरी तौर पर कराची और हैदराबाद में 1 दर्जन दफातर खोल दिए जाएंगे, जबकि हुकूमत MQM के कारकुनान के खिलाफ सियासी मुकदमात भी नई हुकूमत के कयाम के साथ 2 से 3 वापस लेगी। इस हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी लापता कारकुनान समेत दीगर मुआहिदों को पूरा करने की उम्मीद जाहिर की है। के साथ जो चलने का फैसला किया है, मुआहदे और इरादे किए हैं, तमाम सियासी मफादात पर पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दी है अदम एतमाद की तहरीक में साथ देने का। हमने जब कल मुआहदों पे को फाइनलाइज कर लिया है, तो आज मैं ऐलान कर रहा हूँ कि इस तब्दीली में हम आपके साथ होंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान की जानिब से जहां राहें जुदा हुई हैं, राहें जुदा होने के बाद हुकूमत अददी अक्सरियत खो चुकी है, वहीं इस अक्सरियत को बरकरार रखने के लिए वजीर आजम की काविशों पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। वजीर आजम इत्तेहाद को बचाने के लिए काफ लीग से मिले, MQM के मरकज पहुंचे, उसूली सियासत को बालाए ताक रखा, अपने उसूलों पर समझौता किया। वो वजीर आजम जो किसी से ब्लैकमेल ना होने के दावे करते थे, हर बात मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इन तमाम तर काविशों के बावजूद वजीर आजम अपनी अददी अक्सरियत को बरकरार नहीं रख सके, इसको बचा ना सके। इत्तेहादियों और अपने MNAs पत्तों की मानद हुकूमत से जुदा होते चले गए हैं। यूं कहिए कि तिनकों की मानद बिखर गए हैं, सब गए हैं। सियासी क़यादत भी हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन वजीर आजम है कि आज भी दावा कर रहे हैं कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, जबकि माजी में उनका मौक़िफ़ कुछ और ही था। और वो क्या कहते थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। अगर मेरे में गैरत होती, अगर इतनी सी पब्लिक अगर वो कह देती गो इमरान गो, तुम्हारे कहने से पहले मैं छोड़ के चला जाता। मेरे में गैरत होती, मैं कहता अच्छा अगर अवाम कह रही है गो इमरान गो, इलेक्शन करवाओ। इनका ख्याल ये था कि मेरे ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस की तलवार लटकाएंगे, क्योंकि मुझे कुर्सी बड़ी अजीज है, तो मैं इनको कहूंगा कि जी हाँ जी ठीक है, मैं आपको NRO दे देता हूँ। ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका
जमहूरी राइट है, आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नाअहल हूं, इतना काबिल नहीं हूं, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा, अगर आप जीत जाते हैं मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। लेकिन खुफिया तौर, हाँ जी हम आपके लिए वोट करें, पैसे लेके किसी और को वोट करें, आप अपनी आखिरत तबाह करते हैं। खौफ खुदा होना चाहिए आपको, ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है, हमेशा फिक्र किया करें अपनी आखिरत की। आज आर्टिकल 95 तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी आईनी ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए ऑपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक टेबल की और इस अदम एतमाद की तहरीक के अंदर अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए, जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए लोगों ने दावा किया, वो इत्तेहादी हों या अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों, कि हम हुकूमत को वोट नहीं करेंगे। नंबर गेम इमरान खान साहब खो चुके। इस सब के बावजूद जो उनकी स्टेटेड पोजीशन थी, आज वो वजारत उज़्मा पर बरकरार हैं, वो इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल बड़ा अहम है और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम एजाज चौधरी, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सवाल बड़ा सादा सा है, एमक्यूएम के बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी के ऐलान के बाद अब आपकी हुकूमत तो अददी अक्सरियत खो चुकी है, आपके पास 172 का वो गोल्डन फिगर नहीं रहा है। इसके बावजूद क्या वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे, क्योंकि ऑपोजिशन ने मुतालबा भी किया? जी बहुत शुक्रिया। देखिए एक बात आप समझ लें कि हम एक कोलिजन गवर्नमेंट के मेजर पार्टनर थे और हमने दूसरी सियासी जमातों को अपने साथ 3.5 पौने 4 बरस तक बड़ी कामयाबी से चलाया। आपको मालूम है कि इत्तेहादी जमातों के अपने मंशूर होते हैं, उनके अपने सियासी प्रोग्राम होते हैं, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता इस बात के ऊपर। आज उन्होंने ये फैसला यानी जो मैं सुन रहा हूँ वो बड़े मुल्की मफाद में किया है, तो ज़ाहिर है 3.5 बरस पौने 4 बरस वो मुल्की मफाद में हमारे साथ बैठे रहे। अब मुल्की मफाद उन्होंने कहीं और नजर आ गया, वो वहां चले गए जाएंगे। देखिए एजाज साहब, आप इमरान खान साहब के इब्तदाई दिनों के साथी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपने बड़ी स्ट्रगल की है। इमरान खान साहब की स्टेटेड पोजीशन रही है, खासतौर पे धरने के दिनों में तो वो कहते रहे कि अगर इतने ही लोग आकर ये कह दें कि गो इमरान गो तो मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा। फिर पार्लियामान के अंदर वो कहते रहे कि उनके लिए कोई मसला नहीं है आकर ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर, ट्रेरी बेंचेस से उठकर ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठना। तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब ये फैसला नहीं ले रहे इस वक्त? जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और ठीक वक्त पे याद दिलाया। मसला ये है कि ये लोग नहीं कह रहे, ये यानी अरकान असम्बली नहीं कह रहे, हम बता चुके हैं पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को कि एक कॉन्स्पिरेसी हैच की गई है जिसके तहत ये सारा काम हो रहा है। अरबों रुपया जो है इस काम के लिए बैरूनी ताकतों ने भेजा है, लोगों के ज़मीर की खरीदो फरोख्त हो रही है। लेकिन एजाज साहब देखिए, जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग का क्लेम है, जलील शरफपुरी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब से मुलाकातें करते रहे हैं, तो क्या जब इमरान खान साहब, उनकी जमात ये कह रही है कि ऑपोजिशन के लोग हमसे मिलने के लिए तैयार हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं, हालिया दिनों में ये कहा गया, तो क्या वो हॉर्स ट्रेडिंग को दावत नहीं थी? देखें, प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी जिम्मेदारी होती है, वो पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, पूरी असेंबली का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके पास लोग आके मिलते रहते हैं और वो आके अपनी मसाइल, अपनी बात करते रहते हैं। हमने जो लोग हमें आके मिले, हमने उन्हें वफादारियां तब्दील करने को तो नहीं कहा, अपने हक या अपनी मुखालफत में वोट देने को तो नहीं कहा, हमने कोई खरीदो फरोख्त का अमल तो नहीं किया। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम तो मामला मुनहरिफ अराकीन से आगे निकल चुका है। देखिए, अब वो तो मुनहरिफ लोगों के ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगनी थी, 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, लेकिन अब तो मामला मुनहरिफ लोगों पर भी नहीं है। अब तो आपके अपने इत्तेहादी जब ऑपोजिशन की सफों में जा बैठे हैं, तो फिर तो डिफेक्शन के मामले से भी बात आगे बढ़ गई है। एजाज साहब जी बिल्कुल, मैं तो आपसे बिल्कुल इब्तदाई गुफ्तगू यही की है कि हम एक कोलिजन गवर्नमेंट के मेजर पार्टनर हैं। हुकूमत सिर्फ हमारी नहीं थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे और दीगर उसमें पार्टियां शामिल थीं, और मसलन आज GDA अपनी जगह पे खड़ी है। आज मुख्तलिफ अरकान जो लोग अपोजिशन में के साथ चले भी गए हैं, उनके भी हमारे साथ खड़े हैं। इसलिए मैं नहीं समझता, असल में बात यह है कि अपोजिशन की जो ये मंत्रा है वो असल में हकायक पे मबनी नहीं है, उसकी पीछे एक कॉन्स्पिरेसी और साजिश है। लेकिन जॉय साहब, ऑपोजिशन ने तो अपना आईनी ऑप्शन एक्सरसाइज किया है। आर्टिकल 95 के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने पार्लियामान में टेबल की, और अब उसके ऊपर जो जहां तक नंबर गेम की बात है, तो नंबर गेम आपके सामने है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास अब क्या ऑप्शन है, मतलब किस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है? क्योंकि आज भी वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। बहुत ऑप्शन हैं, अब बहुत ऑप्शन है,
हम चाहेंगे कि वोट हमारे सामने आ जाए। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये कह दे, खुदा न खास्ता सुम्मा खुदा न खास्ता, कि ज़मीरों की खरीदो फरोख्त और इंसानों की मंडियां जायज़ हैं। खुदा न खास्ता सुम्मा खुदा न खास्ता, हम अभी इंतजार करेंगे इस बात का। कभी तो इस मुल्क के अंदर फैसला होना होगा। लेकिन सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान निजाम है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 63 की ये भी तशरीह कर दीजिए, क्या सियासी मुनहरिफ लोग जो वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे या उनके वोट काउंट नहीं होंगे, ये तशरीह भी हो जाती है अगर 63A की, तो तब भी इमरान खान साहब बचते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे पार्लियामान के अंदर, क्योंकि नंबर गेम फिर भी पूरी नहीं है। अच्छा, वैसे मैं आपसे ये अर्ज करूं, बचना ना बचना गैर अहम है, उसूल ज्यादा अहम होते हैं और हम अपने उसूली स्टैंड के ऊपर खड़े हैं। अगर हमारे लिए हमारे एलाइज यही समझते थे, देखना MQM हमारे साथ खड़ी है, GDA हमारे साथ खड़ी है, कुछ लोगों को लगा है कि अब नहीं खड़े होना चाहिए, तो उनकी मर्जी है, वो आज़ाद हैं, वो दूसरी जमातें हैं, मुनहरिफ अरकान नहीं है वो। मुनहरिफ अरकान हम ये कहते हैं इन सियासी पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों के मफाद में यह है कि इसके ऊपर फैसला हो जाए एक ही दफ़ा कि क्या सियासी पार्टियां उनके इख्तियार में है कि उनके मंशूर के ऊपर, उनके निशान के ऊपर, उनकी लीडरशिप के साथ तहत लोग इलेक्शन लड़के जब चाहे किसी एक बात से नाराज हो जाए। जी मेरा SHO तब्दील नहीं हुआ, मेरी AC से मेरी बात नहीं सुनी, एजाज साहब ये इलेक्टेबल्स है, मैं नाराज यहां तक आपसे इत्तेफाक करता हूं तब्दील करना कि हमारी सियासी, तो इसके सामने तो कोई हमारी सियासी तारीख में 1 या 2 दर्जन का रेवड़ है जिन्हें इलेक्टेबल्स कहते हैं, वो जिस पलड़े में अपना वोट डालते हैं वो कामयाब हो जाता है। ये बात तो इमरान खान साहब को उन दिनों भी उनके अपने ही लोगों ने बताई थी 2018 में, जब वो इनकी हमायत ले रहे थे। तो उस वक्त अगर ठीक था तो आज गलत कैसे हो गया? ये तो एक ऑब्वियसली एक प्रिंसिपल सा क्वेश्चन है सर। मेरा ख्याल है कि आप दोनों जो मौके हैं उनको एक किस तरह समझ रहे हैं। लोग ऑप्ट करते हैं जब आज़ाद अराकीन होते हैं, वो आते हैं किसी एक की तरफ, चुनाचे वो आ गए, उन्होंने ऐलान किया कि हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं, कि कुछ को हमने टिकट दिए और वो तहरीक इंसाफ के साथ आ गए। उनको मंशूर भी पता था, उन्हें इमरान खान की लीडरशिप का भी पता था, उसके उसूली माजी की सियासी तारीख आपने नहीं देखी आज कि तो जो कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल करियर क्या रहा है या पॉलिटिकल पास क्या रहा है इन लोगों का, उनको भी पता था कि इमरान खान के साथ जा रहे हैं जो उसूलों पे सौदेबाजी नहीं करने वाला, उनको भी इस बात का इल्म था। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमें ही इल्म नहीं था, उनको था, उनको भी इस बात का इल्म था कि इमरान खान सौदेबाजी करने वाला नहीं है, किसी के दबाव में नहीं आएगा, वो चाहे कौमी साजिश हो या बैनुल-अक़वामी साजिश हो, डट के उसका मुकाबला करेंगे। और इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, उस बात को बता रहे हैं कौम को इन सो मेनी वर्ड्स। तो इमरान खान साहब 3 अप्रैल को पाकिस्तान एक आजाद 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसकी एक आजाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। 3 अप्रैल को काउंटिंग का इंतजार करेंगे इमरान खान साहब, या उससे पहले कोई ऑप्शन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, मैं तो उन लोगों में शामिल हूं कि जो मैदान के अंदर रहना चाहते हैं। फतह और शिकस्त ये सियासत का हिस्सा है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई छुप के इधर उधर चले जाएं। हमने इस मुल्क के अंदर रहना है और पॉपुलर तरीन इमरान खान लीडर है पाकिस्तान का, पॉपुलर तरीन पार्टी है तहरीक इंसाफ, इसलिए हम कहां छुप जाएंगे। ऑप्शंस हैं अभी बड़े हमारे पास, 100 अरकान असेंबली इस्तीफा दे दें, निजाम कैसे चलेगा? आपको ये पता ही है इस बात का? नहीं, अभी तो कोई तजवीज जेर गौर नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे ही मैं ये बात आपसे शेयर कर रहा हूं। तो आपका क्या पाकिस्तान का निजाम चला लेंगे? नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा रहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असेंबली रेजिग्नेशन देने का साहब आपने मुझसे बात सवाल किया, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं और कोई 45 साल से पाकिस्तान की सियासत को होश से देख रहा हूं। मैं तो, आपने ऑप्शंस की बात की ना, पहली ऑप्शन ये है कि इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त तक, काउंट तक हम जाएंगे, उसके बाद जो नतीजा होगा उसको कबूल करेंगे। लास्टली ये फरमाइएगा कि क्या इमरान खान साहब कोई इंतहाई इकदाम भी उठा सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, कोई इकदाम पाकिस्तान के आइन के अंदर जो नहीं है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं उठा सकते। प्राइम मिनिस्टर तो वो इकदामात कर सकते हैं जो पाकिस्तान का आइन उसे इख्तियार देता है, उसको वो जब चाहे एक्सरसाइज कर सकते हैं। आज तक वो वजीर आजम है और जब तक वो वोट के जरिए तब्दील नहीं होते उस वक्त तक वजीर आजम है पाकिस्तान के। क्या कोई ऐसी खबर भी जेरे गर्दिश है कि वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर कोई इमरजेंसी नाफिज करने की बात सोच रहे हैं इमरान खान साहब? अल्लाह मालिक है, इस पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो गया।
मुझे तो नहीं मालूम, ये आपके इल्म में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी सूरत हाल होगी बिल्कुल मर्दाना वार उसका मुकाबला करें। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर एजाज चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। यूं तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके लोग अभी भी स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं जब वो ये कहते हैं कि अभी भी मामलात को मैनेज कर लिया जाएगा, हम काउंट डे तक जाएंगे और फिर एक कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करने की कोशिश करते हैं। दिखाई ये देता है कि जैसे बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग मुतज़लज़ल हो रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद के अंदर हो रहे हैं कि इस वक्त सिंध हाउस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 22 MNAs मौजूद हैं, जहां पर मुत्तहिदा ऑपोजिशन की इस वक्त एक मीटिंग जारी है। बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है और उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 22 ऐसे MNAs मौजूद हैं जिनका ताल्लुक हुकूमती जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हमारे रिपोर्टर उस्मान जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जरा उनसे अहवाल ले लेते हैं मुत्तहिदा ऑपोजिशन के इस इजलास का। उस्मान जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि आमिर लियाकत साहब दिखाई दे रहे हैं, जवेरिया आहिर भी दिखाई दे रही है इन पिक्चर्स के अंदर जो आपने शेयर किए हैं, मजीद कौन कौन लोग मौजूद हैं इन 22 MNAs में? देखिए, अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को सरप्राइज़ देने का सिलसिला जारी है। पहले 22 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs अब हुकूमत का साथ छोड़कर अपोजिशन की सफ़ों में शामिल हुए और आज मज़ीद 3 जो MNAs हैं वो भी आज हुकूमती सफ़ों को छोड़कर अपोजिशन की सफ़ों में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत ने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया था और अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद के हवाले से साथ देने के हवाले से ये रब्ता हुआ था और आज वो बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन की सफ़ों में शामिल हो गए। इसके साथ साथ जवेरिया आबिर वो भी अब हुकूमत को ये मखसूस नशिस्त पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई थी, उन्होंने भी अब हुकूमत का साथ छोड़ते हुए अपोजिशन का साथ देने का फ़ैसला किया है। 22 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ था सिंध हाउस में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान समेत जो नए 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं वो भी आज के इजलास में शरीक थे। इसके साथ साथ अपोजिशन की जानिब से जो सरप्राइजेस का सिलसिला है वो जारी है। इब्तदाई तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी से जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहज़ैन बुगटी ने मुलाकात की थी और शाहज़ैन बुगटी जिनकी एक कौमी असम्बली में नशिस्त है, उन्होंने अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया था। उसके बाद जो हुकूमत के दीगर इत्तेहादी थे जिसमें बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी 2 रोज़ कबल अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया था और आज पाकिस्तान MQM की जानिब से मुनहरिफ लोगों में से टोटल 22 का नंबर काउंट पहले था, 3 और ऐड हो गए, आप कहते हैं कि 25 हैं और उसके साथ साथ जो आप स्टैट्स बता रहे हैं जमहूरी वतन पार्टी भी है, बाप भी है और फिर आज MQM भी शामिल हो गई है। तो इस वक्त ऑपोजिशन के पास जो टोटल नंबर काउंट है वो क्या बनता है उस्मान जावेद साहब? देखें, जो अपोजिशन को इस वक्त 172 अरकान की हमायत की ज़रूरत है तभी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकता है। आज जब मौलाना फजलुर रहमान और जो मुत्तहिदा अपोजिशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें MQM की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो अब हुकूमत का साथ छोड़कर अपोजिशन के बेंचेस पे बैठने को तैयार हैं और आज उनके जो 2 जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी अपनी वजारत से इस्तीफ़े का ऐलान किया और इस्तीफ़ा उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना कैबिनेट को भिजवा दिया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भिजवा दिया था। आज जो मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने 175 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली का कहना था कि 175 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली का हमारे साथ रब्ता है और सिंध हाउस में भी मुनहरिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मौजूद हैं। तो यूँ आज जो उनकी जानिब से दावा किया गया था उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई नज़र आ रही है। मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान आज के मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में शरीक थे और आज का जो इजलास था जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ समेत अख्तर मैंगल, शाहज़ैन बुगटी और दीगर अपोजिशन जमातों शामिल थीं, उनकी जानिब से आज का जो इजलास था उसमें यह फ़ैसला किया गया है कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है उस पर मुख्तलिफ लाहे अमल इख्तियार किया गया और कल क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है और इंतहाई अहमियत का हामिल कल इजलास होगा, कल के इजलास के हवाले से आज मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका लाहे अमल अपनाने के हवाले से आज यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, क्योंकि मैंने ब्रेक लेनी है, मुझे बता दीजिए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब तो अपनी अहलिया के हमरा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करके आए थे और फिर उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं एट टाइम्स। उनके साथ आपकी कोई बात हुई हो, अब वो क्या कह रहे हैं? बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन की सफ़ों में आप बैठे हैं और फिर जवेरिया आहिर जो है वो रिजर्व सीट के ऊपर है, ख़वातीन की मखसूस नशस्तों में, वो भी बावजूद इसके कि रिजर्व सीट पर आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट पर हैं, वो भी फैसला करके कि अपोजिशन कैंप में बाज़ाब्ता तौर पर बैठ जाएंगी।
जी बिल्कुल, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन की सफ़ों में आने का फ़ैसला किया है। इसी वजह से वो अपोजिशन के आज इजलास में शरीक थी। डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से जब हमने पीपल्स पार्टी से बात की थी तो 19 मार्च को हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आमिर लियाकत अब हुकूमत का साथ छोड़कर अपोजिशन की सफ़ों में आकर बैठना चाह रहे हैं। तो उस वक़्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किसी हद तक कन्फ्यूजन का इज़हार किया गया था कि डॉक्टर आमिर लियाकत के ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से ये बात कही जा रही है कि उनके ऊपर एतबार करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन को ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि मुत्तहिदा अपोजिशन के जो उनकी सफ़ों में बैठने को वो तैयार हैं और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो इमरान खान के खिलाफ वोट देने को भी तैयार है। ये उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यकीन दहानी करा दी है। बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद साहब, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वज़ीर आज़म को जो चिट्ठी लिखी गई, क्या ये चिट्ठी हुकूमत की छुट्टी होने से बचा सकेगी? क्या ये ख़त जो है वो टाल सकेगा तहरीक अदम एतमाद को? इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अददी अक्सरियत खोने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लेटर गेट स्कैंडल में बुरी तरह फंस चुकी है। ख़त के मंदरजात और ख़त के हवाले से अवामी इज्तिमात में इजहार ख्याल खुद वज़ीर आज़म के हल्फ पर सवालात खड़े कर रहा है। इस हवाले से कन्फ्यूजन है। तभी ये कहा जा रहा है कि आज वज़ीर आज़म ने जो कौम से खिताब करना था उसको भी कैंसिल करना पड़ा है। हुकूमत ने लेटर गेट स्कैंडल पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला भी कर लिया, जबकि इस मामले को पार्लियामान में ले जाने के मामले पर भी मुशावरत की जा रही है। आज सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान हुकूमत ने ख़त तो शेयर नहीं किया, ताहम इसके कुछ जो कंटेंट्स वो सहाफ़ियों को बताए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुताबिक ये ख़त पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से लिखा गया है। एक मरासला है, वो कहते हैं ख़त भी एक मरासला है और ये एक ऑफिशियल मीटिंग थी जिसमें दोनों अतराफ से आला शख्सियात शरीक थी। हुकूमत के मुताबिक ख़त में जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो धमकियामेज़ ज़बान थी। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो कतन सिफारती नहीं थे। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में बताया गया कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाता है, अगर अदम एतमाद नाकाम हो गई तो हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने उस मीटिंग में ये बताया कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन रहे, जबकि दूसरी जानिब से बताया गया कि यह फैसला हमारा मुल्क तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी के बाद करेगा। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने बताया कि ख़त अस्करी शेयर किया जा चुका है, ख़त में जो ज़बान इस्तेमाल हुई वो बता भी नहीं सकते। वज़ीर आज़म का कहना था कि ख़त पर पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे, जबकि ख़त से मुताल्लिक मुल्क का नाम नहीं बता सके। ख़त पर नेशनल सिक्योरिटी कवानीन लागू होते हैं। हुकूमत के मुताबिक मरासले की तारीख अदम एतमाद तहरीक पेश होने से कबल की है। ये इसलिए है कि इसमें बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये मरासला वज़ीर आज़म के मनसब और अदम एतमाद से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। अदम एतमाद की तहरीक और बैरूनी हाथ आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मरासले में नवाज शरीफ मुलव्विस हैं, जो लंदन में बैठकर मुलाकातें कर रहे हैं। अब ये सब वो है जो बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। नवाज शरीफ किस से मिलते रहे। हुकूमत का दावा है कि PDM की सीनियर लीडरशिप इस बात से लाइल नहीं है और वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त के ज़रिए नताइज से आगाह किया गया है कि आपकी सियासत आपको कहाँ लेकर जाएगी। ये सवाल उठाया गया है। ख़त के मतन के बाद सवाल ये कि क्या वज़ीर आज़म इस ख़त के ज़रिए को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? क्या ये ख़त हुकूमत को बचा सकेगा? क्या वाकई ये जो आलमी साजिश का प्रोपेगेंडा है, इस बयानिए में कोई जान है या महज मफरूज़ा है और ये अफसाना ही साबित होगा? ये एक और ख़त, अनदर लेटर या अनदर मरासले के तौर पर ही देखा जाएगा, कोई सब्सटैंशियल साबित नहीं हो सकेगा। बात करेंगे इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अदाब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, ये ख़त जिसकी बड़ी बाज़गश्त है इस वक्त मुल्क की सियासत में, और फिर ये बताया गया कि ख़त असल में जो अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद साहब उनकी तरफ से लिखा गया, और वो बता रहे हैं कि ये किसने उन्हें क्या कहा और बैन ही वो बातें लिख कर उन्होंने बताई हुकूमत पाकिस्तान को। व्हाट डू यू थिंक सर? अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन कि क्या ये ख़त तहरीक अदम एतमाद को टाल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो ख़त लिखा गया है ये हमारे सफ़ीर ने इसलिए लिखा कि उस सफ़ीर को बुला के बाकायदा बताया गया, कहा गया, धमकी दी गई, और इस वजह से उस सफ़ीर की ये जिम्मेदारी थी कि जो कुछ उसको कहा गया है वो अपनी हुकूमत को वो बता दे। लिहाजा ये लेटर उस ज़रूरत के तहत यहाँ पे आया। अब ये है कि ये लेटर की जितनी इसकी आप कह लीजिए कि अहमियत है या इसके ख़तरात हैं या इसकी वजह से हमारी आइंदा के लिए सलामती, सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी, उनके ऊपर जो मसाइल पैदा हो सकते हैं,
प्राइम मिनिस्टर ने उसका किसी हद तक जिक्र कर दिया अवाम को। जो आप बात कर रहे हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस को टाल सकता है, ये नो कॉन्फिडेंस को नहीं टाल सकता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि नो कॉन्फिडेंस जो है वो अवाम ने मूव नहीं की, वो हमारी ही सियासत के गंद ने, गलादत ने ये इसको चलाया है। क्योंकि आपने देखा आखिरी लम्हे तक खरीदो फरोख्त का काम जारी था और लोग ये मारे मारे फिर रहे थे जिनकी वैसे हैसियत नहीं कि वो मुख्तलिफ पार्टियों से, धड़ों से अपनी कीमत लखवाएं। तो जहां कीमत बेहतर मिली वो वहां। लेकिन जैसा अब तो हुकूमत के अपने इत्तेहादियों का साथ छोड़ दिया, मुनहरिफ लोगों का भी मामला नहीं है अब तो। नहीं, इत्तेहादियों का भी अगर आप मसला देखें तो जो मसाइल उसके वजह से अभी तरीन ग्रुप है, जब खान साहब ने उसकी करप्शन के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की तो वो इत्तेहादी भी वो करप्ट टोले के पास वापस चले गए। जैसा देखिए ये पॉलिटिकल सिचुएशन तो अब नविश्ता दीवार है कि क्या होने जा रहा है, लेकिन एज फार एज दैट लेटर इज कंसर्न, खान साहब ने कहा कि वो एक ट्रस्ट दस्तावेज है, वो खत नहीं है। फिर पता चला असद मजीद खान साहब ने वो खत लिखा हुआ है। अब ये कहिएगा सर कि इसके अब इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? क्या कोई चाराजोई हो सकती है कि जब किसी सफीर का लिखा हुआ खत नहीं है, कोई रिटन प्रूफ नहीं है, किसी मुल्क का उसके ऊपर कोई ऑब्वियसली कोई ऐसा रिटन प्रूफ नहीं है, हमारे अपने सफीर का लिखा हुआ है, जिसके ऊपर हमारे जो रियासत है वो क्या एक्शन ले सकती है? किस्सा ये है कि जब आपका सफीर ये कहता है कि मुझे बुलाया गया स्टेट डिपार्टमेंट में और मुझे ये कहा गया, तो उसको किस लिए कहा गया था? कि वो अपने पास रखे, वो रात को तकिए के नीचे रख के सो जाए। उसको इसीलिए कहा गया था कि वो अपनी हुकूमत को इत्तला दे, बताए कि क्या संगीनी क्या है मामला, हम किस तरह देख रहे हैं। लिहाजा उसने वो खत में दर्ज करके दी। तो इसको यूं ही लेना चाहिए कि जैसे हुकूमत की तरफ से पता है, क्योंकि उस हुकूमत ने जो कन्वे किया जहां वो सफीर मौजूद है तो उसने वही लिखा। देखिए जैसा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो नहीं है, रियासत टू रियासत ताल्लुकात होते हैं किसी भी रियासत के साथ। अब जब ये मामला सामने आया होगा तो क्या एहतजाज किया होगा, मतलब कि डिप्लोमेटिकली, खासतौर पे ऑब्वियसली उस मुल्क के सफ़ीर भी तो पाकिस्तान में है, क्या उनके सफारत खाने से एहतजाज किया होगा? उनके सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाना चाहिए था। देखिए ये एहतजाज वाला तो किस्सा ही नहीं है, ये तो आपको एक धमकी, एक मुज़मिरात मौजूद हैं जो आपको दिए गए हैं और एक सुपर पावर है वो आपको बता रही है। कॉन्सिक्वेंसेस तो हो सकते हैं क्योंकि आप इकोनॉमी आपकी खराब है, आप कर्जों पे जी रहे हैं, कर्जे जहां से ले रहे हैं वो उनको दबा सकते हैं, कर्जों की लाइन आपकी बंद कर सकते हैं। इसी तरह आपकी ट्रेड बुनियादी तौर पे इन्हीं मुल्कों के साथ है जो नंबर 1 ट्रेड पार्टनर्स वो हैं, वो आपको ट्रेड आपकी बंद करके आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं जो बिल्कुल लीगल होगा, जो वो करेंगे तो उसको आप वैसे रोक नहीं सकेंगे। अगर वो आपको कुछ करेंगे तो आप या रिलीफ देंगे तो वो फेवर होगी, रिलीफ नहीं देंगे तो वो बिल्कुल उसको कानूनी लिबास पहना के देंगे। तो आप जाके किसी से अगर एहतजाज भी करें इस चीज का तो वो आपको कहेगा कि जी हमारी पॉलिसी यही है, आप हमारा साथ देंगे तो हम आपका साथ देंगे, नहीं देंगे तो फिर जाएं आप जहन्नम में। तो उसमें जो असूल उसमें है इसको हैंडल करने का, जहां हुकूमत ने कुछ किया नहीं, वो ये था कि इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले जाके इस चीज को काउंटर करने के लिए वहां पे एक हिकमत अमली वज़ा की जाती है। जैसा मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, देखिए हुकूमतें तो आनी जानी चीज़ है, रियासत तो ऑब्वियसली एक परमानेंट चीज़ है ना, तो रियासत एक्शन लेगी या हुकूमत से ही मशरूत है फिर ये? नहीं, ये हुकूमत से है। देखिए मैं एक चीज बताऊं, ये जब आप कानूनी और आईनी नुक्ता निगाह से देखें तो हर चीज का महवर आपकी हुकूमत है, क्योंकि इख्तियार तो उसके पास है। वो किसी अदारे को आगे हुक्म दे सकते हैं कि आप ये करें वो करें और वो अदारा उसकी रोशनी में काम करेगा। लेकिन अगर अदारा खुद ब खुद ये चीजें करनी शुरू कर दे तो हुकूमत और अदारे फिर एक स्टेप में नहीं रहेंगे, वो आपके अपने अंदर डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं। लिहाजा हमें ये भी ज़हन में रखना है कि अदारा जो है वो ये भी ज़हन में रखेगा कि ऑपोजिशन भी पाकिस्तानी लोग हैं, हुकूमत भी पाकिस्तानी लोग हैं। सो ये हुकूमत फैसला करे कि या तहकीक करके पहले उनमें से वो लोग चुन ले जो वाकई इसमें मुलव्वस हैं। अगर वो उनको सेपरेट या सेग्रीगेट नहीं कर सकती तो फिर ये एक्शन करना बेकार हो जाएगा। फिर अदारे को आप हुक्म देंगे तो वो कोई तहकीक भी कर सकेंगे, लेकिन अगर ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस भी नहीं हुआ, अदारे को आपने कोई ऐसे हदायत भी नहीं दी, तो वो तो कुछ भी नहीं करेंगे ना। अगर उनके पास कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आएगी वो हुकूमत को सस्पिशियस एक्ट तो हुकूमत ने भी किया इस मामले में। सस्पेशन यही है कि वो गालिबन, मेरा अपना अंदाजा है कि वो सख्ते में रहे हैं और सोचते रहे, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट लेटर था
और सोचते रहे। उन्होंने शेयर तो कर लिया मुख्तलिफ लोगों से, अपनी अस्करी क़यादत से भी, लेकिन इस मामले में वो क्लियर नहीं थे कि इसका आगे एक्शन करना क्या है। बहुत शुक्रिया जाने साहब आपके वक्त के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अफनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अफनान साहब, इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो काफ़ी मुस्तहकम दिखाई दे रही है। यानी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुई कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो वैसे ही अलहदा हो गई, हुकूमती सफ़ों में शामिल हुई। जो आपको देना पड़ना था काफ लीग को वो नहीं देना पड़ा। यानी यूँ कहिए कि हेंग लगे ना फटकड़ी और रंग भी चौखा है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, वो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे होनी होती हैं। हमने तो हालांकि जो है वो ऑफ़र तो आपको मालूम है कि हमने कर दी थी, लेकिन वो अल्लाह ताला ने बेहतर ही किया। जो भी होता है मामला के जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब कि उन्हें देनी भी नहीं पड़ी और हमारा मामला भी हो गया, तो वो जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है इस वक्त। और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास इस वक्त तकरीबन 180 के करीब जो है वो MNAs हैं, बग़ैर PTI के मुनहरिफ अरकान को मिलाए हुए बग़ैर। तो इंशाल्लाह जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब हो जाएगी, और ना सिर्फ वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म होगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पंजाब में भी जो है या हमारा होगा या हमारा सपोर्टेड नुमाइंदा जो है वो तो अफनान साहब, पंजाब में जो दीगर ग्रुप्स है, जहांगीर तरीन ग्रुप है या अलीम खान ग्रुप है, चीना ग्रुप है, मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं, उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मामला तय हो गए? देखें, ये मामला जो है इस वक्त काफ़ी फ्लूइड है, ये डायनामिक सिचुएशन है, और इसके अंदर आपके सामने ही है कि हालात एकदम से भी तब्दील होते हैं। तो लेकिन बाय एंड लार्ज जो है वो हमने अपना होमवर्क बड़ी अच्छी तरह कर लिया है, और जो है वो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं पंजाब के लिए भी। तो वो जो है वो वक्त आने के ऊपर जो है वो मामला जो है वो सामने आ वो जाएगा। मल्टीपल ऑप्शंस क्या है? मतलब उनमें से वन ऑफ द ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? क्या जहांगीर तरीन ग्रुप से कुछ सीट एडजस्टमेंट पे मामला तय हुआ है? नून लीग में शमूलियत कराएंगे? टिकट्स होंगे? क्या है? और अलीम खान ग्रुप के साथ क्या बात हो रही? देखिए, हमारे 165 हैं नेशनल प्रोविंशियल असेंबली में जो मेंबर्स हैं, और 186 के ऊपर सिंपल मेजॉरिटी है। तो हमें तकरीबन 21 लोग चाहिए, जिनमें से 7 लोग आप समझ लें कि पीपल पार्टी की तरफ से आ जाएंगे, तो 14 रह गए। उसके अंदर भी 5 इंडिपेंडेंट हैं उसमें, इस पंजाब असेंबली में। अगर आप वो भी मिला लें तो तकरीबन 9 रह जाएंगे। तो 9 जो है वो हम मल्टीपल जो है वो हमारे पास ऑप्शन हैं जिनके थ्रू हम उसको मनूवर कर सकते हैं। हम तरीन साहब का ग्रुप है, अलीम खान साहब का ग्रुप है, और दीगर ग्रुप है। तो वो उनके साथ हमारे बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह आपके सामने बहुत जल्द जो है वो लाएअमल आ जाएगा। लेकिन अफनान साहब, वो कहते हैं ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा इस वक्त हुकूमत रिलाई कर रही है खत के ऊपर, और उस खत के ताने बाने वो नवाज शरीफ साहब से मिला रही है जो लंदन में बैठे हुए हैं, कि वहां से ये साजिश हुई है और इस आलमी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हमारे मकामी लोग हैं। देखें, मैं अब इसके ऊपर क्या मैं बात करूं। देखें, जो हुकूमत जो है जिनके ताने बाने जाके खुद इसराइल से मिलते हों, जिनकी जो है वो जिनके एक हाई गवर्नमेंट एक मिनिस्टर जो है, एक सीनियर बंदा जो है वो जाके उनसे मुलाकात करे और ये दुनिया में पूरे पब्लिश हो, जिनकी जो है वो जो खुद एक साजिश के तहत मारदे वजूद में आए हों। आपको याद होगा लंदन प्लान था, लंदन प्लान के तहत धरना हुआ, फिर चाइनीज़ प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया, CPEC को सैबोटाज करने की पूरी कोशिश की गई, जिसमें इमरान खान साहब आला कार नंबर 1 थे। फिर जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने सबसे पहला काम CPEC को बंद किया, और आज तक आप देख लें ऑन रिकॉर्ड जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करके गए थे वो तो मुकम्मल हुए, लेकिन उसके बाद नया अफनान साहब देखिए, वो खत इमरान खान साहब ने कैबिनेट के साथ तो आज शेयर कर दिया कि उसके कंटेंट्स क्या हैं। आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन को भी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके राब्ता करना चाहिए था हुकूमत से कि उसके कंटेंट्स हमारे साथ भी शेयर करें, क्योंकि आप भी स्टेक होल्डर्स तो हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम के, मेजर स्टेक होल्डर हैं खासतौर पर एट दिस पॉइंट इन टाइम। हम बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, लेकिन देखें, इमरान खान साहब की गैर मुतवाज़न तबीयत है। उनको वो चीज़ों को ऐसे वो देखते उस तरह जिस तरह उनको फ़ायदा होता है, वो चीज़ों को उस तरह नहीं देख रहे होते जिस तरह वो होती हैं। तो वो उन्होंने मुझे पहले उन्होंने कहा एक लेटर है, फिर उन्होंने कहा एक दस्तावेज़ है।
अब वो मतलब कि वो जो है वो अब ये जो बातें होती हैं ना ये इस तरह होती नहीं है कि कोई आपको लेटर पे लिख के धमकी नहीं देता, कोई पागल तो नहीं है ना इस दुनिया में। मेरे पास एक लेटर है उसमें यार, या आपके पास लेटर अगर है तो आप जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर को और जो पार्लिमानी लीडरान हैं उनको बुला के दिखाएं। सेनेट के अंदर आप लोगों को जो है सेनेट जो 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 पार्लिमानी लीडरान है कम से कम उनको दिखा दें। चलिए मान लेते हैं कि इमरान खान साहब ने जरा एक्स्ट्रा कॉशियस होने की कोशिश की है कि सीक्रेट एक्ट की कहीं खिलाफ वर्जी ना हो जाए, वो जो भी है, लेकिन बराह रास्त जो इल्जाम है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब पे है कि वो बैठ कर कैसे इसराइली लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कोई चाराजोई का इरादा रखते हैं? देखिए मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास एविडेंस है कि जुल्फी बुखारी साहब इजराइल गए और जाके उधर वहाँ पे उनके मोसाद के चीफ से और उनके वजीरों से मिले। ये बात इजराइल के अखबारों में पब्लिश हुई है, ये अनडिनाएबल है। तो अगर तो इमरान खान साहब को जो है वो इन बातों पे मसला है तो एक तो सबसे पहले उनको ये चाहिए कि वो जुल्फी बुखारी के खिलाफ एक्शन लें और वो पाकिस्तान के क्या कहते हैं गद्दारी के मर्तकब हुए हैं अगर उन्होंने ये हरकतें की हैं। तो पहला तो काम ये करने वाला। इस पर तो बहुत सी बातें हुई, कंट्रोवर्सी हुई, फिर डिनाइल भी आ गया जुल्फी बुखारी साहब को और ये सब है, लेकिन बात ये कि दोनों तरफ से अगर गद्दारी के इल्जामात लगेंगे तो ऑब्वियसली ये भी कोई अच्छा पॉलिटिकल कल्चर या ट्रेंड नहीं है जो हम सेट कर रहे हैं। मैं तो आपको इजराइल के अखबारों के रेफरेंस दे सकता हूँ, मैं आपको इंटरनेशनल जरीदों के रेफरेंस दे सकता हूँ जिनमें ये बात पब्लिश हुई हुई है। इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरे जेब में एक है चीज़ और उसके अंदर कुछ है और मैं बता नहीं सकता। अब ये तो कोई तरीका नहीं होता ना। आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगर है भी ना तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को तो आप दिखा सकते हैं ना, क्योंकि वो भी पाबंद है सीक्रेट एक्ट का। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कोई राब्ता किया इस हवाले से? अरे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हम जो है वो पाबंद है, हम बाहर की बात नहीं करेंगे उसकी। लेकिन ये तो मतलब क्या कहते हैं कोई तरीका नहीं है कि आप मैं दिखाऊंगा भी नहीं, मैं बताऊंगा भी नहीं, पता नहीं ये नहीं है उसमें यूं हो गया। ये बेसिकली ये इनके दिमाग में कोई चीज़ है, हवा है कोई, और ये उसको इन्होंने अपने ऊपर सवार कर लिया। इसका हकीकत देखें इस तरह होता नहीं है, हमें मालूम है, क्योंकि लेटर पे जो है वो धमकियां लिख लिख के आपको भेजे, वो पागल है अगले कि धमकियां लेटर पे लिख के भेजे। अफनान साहब लास्टली ये फरमाइएगा कि अभी क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा कि आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और इमरान खान साहब भी कोई स्टेप डाउन करने का इरादा तो नहीं रखते हैं, खासतौर पे अभी तक तो लग नहीं रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो कोई नेक्स्ट चैलेंज क्या हो सकता है ऑपोजिशन के लिए? कोई सरप्राइज आ सकता है हुकूमत की तरफ से भी? देखिए इस वक्त वो घबराहट का शिकार है, शेख रशीद साहब भी घबराहट का शिकार है, इमरान खान साहब भी, फवाद चौधरी, ये बेचारे जो इनके वजीर हैं कुछ वो तो ऐसे हैं जो तमाम पार्टियां तब्दील कर चुके हैं, उनके पास अब जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची, तो वो भी बुखलाहट का शिकार है। इमरान खान साहब जब काबीना बुखलाहट का शिकार है, वजीर आज़म बुखलाहट का शिकार है, तो बुखलाहट के अंदर इंसान जो है वो बेवकूफ़ाना हरकतें करता है। तो मैं इस बात की क्या कहते हैं उम्मीद ज़रूर रखता हूँ इमरान खान साहब से कि वो जाते जाते कोई अमकाना हरकत जो है वो मजीद करने की कोशिश करेंगे जो कि होगी नहीं, जो मतलब चल नहीं पाएगी। खुदा ना खास्ता वो हरकत आप कह रहे हैं, वो इकदाम क्या हो सकता है? कोई गैर आईनी इकदाम की तरफ इशारा कर रहे हैं, आपको इंतहाई इकदाम उठा सकते हैं इमरान खान साहब, क्या कर सकते हैं वो? देखिए गैर आईनी इकदाम इमरान खान साहब के अगर बस में होता ना तो वो अभी तक वो कर चुके होते। गैर आईनी इकदाम करने के लिए आपके पीछे ताकत होनी चाहिए, या आपके पीछे मतलब खाली ताकत आवाम की नहीं, आपको जो है बंदूक की ताकत भी चाहिए। गैर आईनी इकदाम आप वैसे कर नहीं सकते क्योंकि आपको सरकारी मुलाजमीन आपको वो ओबे नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर सीधा सीधा आर्टिकल 6 लगता है। ये ऑलरेडी इस तरह की कुछ हरकतें कर चुके हैं जिसकी वजह से ये ऑलरेडी बहुत मसले में आएंगे जब ये वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। तो मेरा ये ख्याल होगा और उनको मशवरा भी ये होगा कि आपका देखें हाउस, यू हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। आप एक साजिश के तहत जो है खुद आए थे, अब आप समझ रहे हैं हर कोई साजिश के तहत ही आता है, इस तरह नहीं होता। अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर अफनानुल्लाह की गुफ्तगू आपने सुनी। मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।